हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी आचार्य यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी? मैं निर्भय आपको आज पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा। तो आप लोग फटाफट से एक बार लाइव जुड़िए और अपने सभी साथियों को इस क्लास का लिंक को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं तो वहां पर आपसे जो हिस्ट्री पूछा जाता है, तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हिस्ट्री में, है ना। तो सभी लोग एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस लिंक को। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार सेशन में। चलिए, तो बेटा आप ध्यान रखना, जो मुस्कुरा रहा होता है उसे दर्द ने पाला होता है, जो चल रहा होता है उसके पांव में छाला होता है। बिना परिस्थितियों के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जो जलता रहता है वही समाज में, परिवार में और अपने आप में उजाला करता है ना। तो आज हम लोग इस शानदार सेशन में पढ़ेंगे बच्चा हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? आप लोग नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, और आप मेरे साथ आज डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री बच्चा किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं हिस्ट्री क्या होता है, तो हिस्ट्री मतलब, अगर बच्चा हमने इंग्लिश में यहाँ पर हिस्ट्री लिखा है, तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो आपके सामने लिख दूंगा इतिहास। ठीक है ना। हिस्ट्री बेटा होता क्या है? हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास क्या है? इतिहास एक ग्रंथ होता है। इतिहास क्या है? एक ग्रंथ है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई, हम उनको क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। लेकिन क्या हमारे पूर्व में घटित घटनाएं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको हम सबको इतिहास कहेंगे? नहीं। हम उन सभी घटनाओं को तो इतिहास नहीं कह सकते। हम उसी घटना को इतिहास कहेंगे जो डेफिनेटली घटित हुई हो, या हमारे पास उसका क्या हो? साक्ष्य हो, सोर्स हो, प्रमाण हो। अब ऐसे हम बात करेंगे कि सर हमारे पास ऐसे कौन कौन से प्रमाण हो जिनको हम इतिहास कहेंगे, बाकी इतिहास नहीं कहेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, हमारे पास 3 टाइप के सोर्सेस होने चाहिए। एक तो हमारे पास होने चाहिए पुरातात्विक स्रोत। क्या होना चाहिए बच्चा? हमारे पास होने चाहिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना बच्चा। सेकंड हमारे पास होना चाहिए साहित्यिक स्रोत, यानी कि बच्चा लिटरेरी सोर्सेस। और तीसरे हमारे पास होने चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, यानी कि बच्चा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो है वो 3 टाइप के सोर्सेस हैं। ठीक है ना। इनको आप क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, आपके पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? पुरातात्विक स्रोत किसे कहेंगे? तो मैं आपसे बात करूं, अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां। ठीक है ना। इंस्क्रिप्शंस, फसिल्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्टैचूज, ये सभी आपके पास क्या है? ये सब आपके पास बच्चा पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी कि ये क्या है? ये आपके पास पुरातात्विक सोर्स हैं।
यानी कि इनको आप बोल सकते हैं कि सर ये हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। अगर हमें इन किसी भी टाइप के अगर हमें सोर्स मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये बच्चा हमारा क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, अब बेटा साहित्यिक स्रोत आपके टू टाइप के होंगे। कितने? दो तरीके के होंगे। ठीक है ना। ये आपके टू टाइप्स के होंगे, यानी कि ये भी दो तरीके के हैं। अब ये दो तरीके बच्चा कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना। एक तो आपके पास है धार्मिक, एक आपके पास है धार्मिक, और दूसरे हैं नॉन रिलीजियन यानी कि गैर धार्मिक। ठीक है ना। अब एक तरफ है धार्मिक और दूसरी तरफ है गैर धार्मिक। अब आप कह रहे होंगे कि सर गैर धार्मिक क्या है और धार्मिक क्या है, ये आप हमें माइनर डिफरेंस दोनों में बताइए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले धार्मिक में, तो धार्मिक में बेटा है आपके पास रामायण, महाभारत, उपनिषद। ठीक है ना, वेद। ये सब बच्चा क्या है, ये सब आपके पास धार्मिक यानी कि रिलीजियन सोर्सेस हैं। ये बच्चा क्या है, ये सब आपके पास रिलीजियन सोर्सेस हैं, यानी कि धार्मिक है। अगर मैं आपसे बात करूं गैर धार्मिक में क्या है, तो बेटा आप लोग जानते हैं विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ठीक है ना। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, इस तरीके की और भी बहुत सी बुक्स मिली जो हमें क्या बताती हैं, जो हमें बताती हैं हमारे गैर धार्मिक सोर्सेस के बारे में। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, पतंजलि की महाभाष्य। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपके पास बच्चा क्या है, गैर धार्मिक सोर्स हैं। ठीक है ना। यानी कि ये हमारे हैं आर्कियोलॉजिकल और ये हैं लिटरेरी सोर्सेस। अगर मैं आपसे बात करूं विदेशी यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। चलिए देखिए सभी लोग एक बार शेयर करिए सेशन को, ऐसे मजा नहीं आएगा। बहुत ही मैं आज आपको हिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, आपको समझना है कि कैसे क्या पढ़ा जाएगा, है ना। फिर हम बेसिक आपका शुरू करेंगे दोबारा से, जहां से आपको मैं टॉपिक वाइज भी पूरा का पूरा पढ़ा रहा होगा वहां पर, तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बाद बात करूं, तो आप जानते हैं कि अलग अलग टाइम में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान नामक विदेशी यात्री आया। ठीक है ना। 600 एडी में आपके पास हर्षवर्धन के शासन काल में वहान शांग भारत आया। 1333 में बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया। तो यानी कि विदेशी यात्री भारत में कई आए, और जब ये भारत से वापस लौट के घर गए तो इन्होंने भारत के बारे में डिटेल में बखान किया और भारत के बारे में जाकर के बताया कि भारत एक बहुत ही विशाल समृद्धशील देश है, जहां पर एकता है, अखंडता है, और वहां पर कल्चर का बहुत यानी कि वैल्यू है,
तो ये सब हमें हमारी हिस्ट्री में मिला जब, यानी कि हिस्ट्री जो हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, इन सब सोर्सेस से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कैसा किस तरीके का कल्चर रहा होगा, क्या क्या पुराने टाइम में था। यानी कि अगर आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, यानी कि इनके अलावा कुछ भी मिलता है वो क्या है, वो अतीत होता है, पास्ट होता है, ना कि इतिहास। इतिहास ये 3 पॉइंट्स पर ही है, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर है तो एक बार सभी लोग यस कर दीजिएगा कि सर यहां तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। तो फिर आगे चलें, तो फिर बच्चा आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेशन को कर दीजिए सभी लोग एक बार शेयर, और सभी लोग ध्यान रखना, इस सेशन को बड़ा करने के लिए आपको भाई शेयर तो करना पड़ेगा, संख्या तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। चलिए आगे चलें। ये जैसा मैं लिख रहा हूं, ये पीडीएफ सेम आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डिक्टो कॉपी यही आपके बोर्ड वाली सेव करके पहुंचा दूंगा। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा अगले पेज में कि बेटा हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। यानी कि जो आपका इतिहास है, आप जानते हैं बच्चा, हिस्ट्री को आपके 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है ना बच्चा। अब 4 मेजर पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, आप लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं, बताइए। एक तो है आपका विश्व इतिहास, यानी कि बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकंड है आपका प्राचीन भारत, ठीक है ना। थर्ड है आपका मध्यकालीन भारत। और बेटा आपका फोर्थ है आधुनिक भारत। यस, तो आप जानते हैं बेटा इसमें तो आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बस लिखा हूं जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री को आप कहां पर पढ़ते हैं, जब आप यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री लेते हैं या फिर आप पीजीटी का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो यानी कि ये तो आपको पढ़ना भी नहीं है और ये हमें बिल्कुल इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। अब प्राचीन भारत के टाइम की बात करेंगे तो बच्चा ये कहां से चलेगा, ये आपका प्राचीन भारत चल रहा होगा इनफाइनाइट टाइम से, और इनफाइनाइट टाइम से लेकर के आप पढ़ते रहेंगे कहां पर, यानी कि 712 तक। यानी कि 712 में बेटा खत्म हो जाएगा आपका प्राचीन भारत। यानी कि इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले जो था वो बेटा क्या था, आप जानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आकर के भारत में रेल का विस्तार किया, मुंबई से थाड़े के बीच इन्होंने पहली रेल चलाई, तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब आगे हम रेलवे का विस्तार करें। तो आप जानते हैं 1821 के बाद, अगर मैं बात करूं भारत में ये प्रक्रिया शुरू हुई 1921 तक आते आते, अगर मैं बात करूं आपके पास, यानी कि जब रेल विस्तार की नौबत आई तो बड़े बड़े जो ऊंचे नीचे टीले थे, क्योंकि ट्रेन तो भाई समतल जगह पर ही चलाई जा सकती है, तो उन टीलों को जब समतल किया जा रहा था तो वहां पर हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले और उन अवशेष को इग्नोर नहीं किया जा सका। और जब उन अवशेष को इग्नोर नहीं किया जा सका तो उसी समय बेटा आप जानते हैं एएसआई, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिनका सदस्य बनाया गया राखल दास बनर्जी,
है ना। और आपके आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता उसी समय खोज हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको जब यानी कि डिटेल मिला तो उस समय आपको पता चला कि हमारे यहाँ, यानी कि हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर ये पता चला कि हमारे यहाँ वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ग्रामीण सभ्यता से पहले भी हमारे यहाँ इसका मतलब कुछ ना कुछ था, वो यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। यानी कि उन अवशेष के आधार पर सर्वे हुआ तो आपको बहुत सारे स्थल मिले, है ना, जिसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो यानी कि ये तो हमें बहुत रिसेंटली, यानी कि लगभग 100 वर्ष हुए हैं जिसको हमें पता चला है कि हमारे यहाँ एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इसी तरीके से आप अभी भी अगर आपके मॉन्यूमेंट्स, अगर आपके फसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, यानी कि किसी भी तरीके का सोर्स अगर आपको ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी सोर्स के बारे में बता सकते हैं तो इसका मतलब ये बेटा हिस्ट्री है। यस और नो बताइए, एक बार कमेंट करिए सभी। चलिए, तो बेटा इस तरीके की आपको जब नॉलेज मिली तो आपने पता किया कि यहाँ पे एक और मतलब जो है कल्चर था। तो अगर आपका भी दिल करे कभी रिसर्च करने का, आप पीएचडी करके रिसर्च करिएगा, तो यानी कि आप भी बता सकते हैं कि हिस्ट्री में यानी कि हमेशा गुंजाइश है अपने आप को आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट टाइम से शुरू करते हैं, बात मेरी समझ गए, क्योंकि ये इसका कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं हो पाया। यस और नो। चलिए, अब यहाँ पर 712 में यानी कि इसको अगर बोलेंगे तो बेटा यहाँ पर रहेगा भारत में हिंदू शासन। यहाँ पर जो है बच्चा वो चलेगा भारत में हिंदू रूल इन इंडिया, हिंदू शासन भारत में, यानी कि यहाँ पर शासन करेंगे भारत में हिंदू, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बेटा 712 में भारत में पहली एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें 712 में बदल गया पूरा का पूरा इतिहास। तो 712 से लेकर के बेटा 1707 1707 तक की जो घटना है वो रहेगी मध्यकालीन भारत की। आप जानते हैं यहाँ पर रूल करेंगे मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में जो चलेगा बच्चा वो क्या चलेगा, मुस्लिम शासन। यहाँ पर क्या शासन, कौन सा चलेगा बच्चा, मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल इन इंडिया। यानी कि अगर मैं बात करूं 712 एडी में भारत में आएगा सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में 712 में एंट्री हो जाएगी मोहम्मद बिन कासिम की। और अगर मैं आपसे बात करूं 1707 एडी में आपका अंतिम लास्ट मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होगी यहां पर 1707 एडी में। बात क्लियर है। अब जब यहां पर अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब मरेगा तो आप लोग जानते हैं बेटा 1707 एडी से लेकर के आपका 1857
यानी कि 1857 तक अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर चलेगा बच्चा आपका मुगल साम्राज्य का पतन। यानी कि यहां पर बच्चा क्या होगा, याद रखना, मुगलों का पतन, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। ठीक है ना। अब 1857 से अगर मैं बात करूं आपसे तो 1857 से बेटा 1947 1946 या 1947 1947 46 47 तक जो रहेगा वो रहेगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बेटा यहां पर होंगे आजादी के लिए लड़ाई, यानी कि यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलेंगे। और आप जानते हैं 1947 से अगर मैं बात करूं, 1947 से बेटा मैं बात करूंगा आपसे तो आपका 1964। अब 1964 तक हमें क्यों पढ़ना है, आप जानते हैं कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहां पर हो जाएगी मृत्यु। बात क्लियर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अब यहां पर बच्चा पंडित जी की डेथ जब हो जाएगी तो समझ लीजिएगा कि आपकी हिस्ट्री भी खत्म हो गई, यानी कि पंडित जी के खत्म होने के बाद आपकी हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आपने इनफाइनाइट टाइम से शुरू किया और आपने 1964 तक का जो ड्यूरेशन पढ़ा वो आपका इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहां पर क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो हमें बेटा पढ़ना ही नहीं है, यहां पर हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। हमें क्या पढ़ना है बच्चा, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री का मतलब है कि भारतीय इतिहास। तो आपको यहां पर किसके बारे में जानना है, आपको यहां पर भारत के बारे में नॉलेज रखनी है। ठीक है ना। तो यहां पर एंशिएंट में चलेगा हिंदू रोल इन इंडिया, यानी कि एक पूरा का पूरा एरा रहा है, युग रहा है। यहाँ पर आपका मध्यकालीन भारत में बेटा मुस्लिम रूल इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर मुसलमानों का शासन रहा। यहाँ पर मुगलों का पतन हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स शासन की, यानी कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना। यानी कि हम तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन 1857 से 1947 तक ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रिटिश शासन। यहाँ पर बच्चा क्या चलेगा, आपका ब्रिटिश शासन, और हम लड़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे तरफ से आंदोलन किए जाएंगे। आप लोग एक बार समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आप मेरी बात को आप यहाँ तक बच्चे समझ चुके थे, तो आगे अब हम पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं आपके सुपर टेट के जो बच्चे हैं मेरे क्लास में, अगर आप किसी अदर एग्जाम के भी हैं तो बेटा वहां पर सुपर टेट में तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये भी सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मेडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपके क्लास को मेडवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत से। ठीक है ना। क्योंकि एंशियंट इंडिया को मैंने वहां से पढ़ाया भी है और आपको, क्योंकि एंशियंट इंडिया में हमारी क्लास बहुत आगे तक, यानी कि हम वहां पर पहुंच चुके हैं राइज ऑफ मगध,
यानी कि मगध के उत्कर्ष तक हमने उधर आपको पढ़ा दिया है। और मैं यहाँ पर आज जो शुरुआत करूंगा वो करूंगा मध्यकालीन भारत की, ठीक है ना। तो जो बच्चे प्राचीन भारत पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो हमारी क्लासेस जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें मैंने आपको बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन वगैरह पर, उदयन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो वो हम उधर सिस्टम से कवर करते हुए आ रहे हैं थ्योरी को, और यहाँ पर मैं आपको आज के क्लास में पढ़ाऊंगा मुस्लिम शासन के बारे में कि कैसे मुसलमानों का भारत में शासन शुरू हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चा मैं देखूंगा मेडवल इंडिया। मेडवल इंडिया में बेटा आप जानते हैं इसको हिंदी में बोलेंगे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 712 से लेकर के 1707 तक, ठीक है ना। इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत कैसे शुरुआत होता है। भारत में मुस्लिम, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मध्यकालीन भारत सबसे पहले किस धर्म के आधार पर चलेगा, तो बेटा सबसे पहले हमने अगर ये जाना, तो आप जानते हैं कि जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो हिंदू शासन है, और यहां पर चलेगा आपका मुस्लिम शासन। क्या चलेगा बच्चा? मुसलमानों का भारत में यहां पर रूल रहेगा, यानी कि शासन रहेगा, मुस्लिम शासन। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि ये मुस्लिम शासन बच्चा किस धर्म के आधार पर चलेगा, तो आप जानते हैं ये बेटा किस धर्म के आधार पर चलेगा, ये आपका इस्लाम धर्म के आधार पर चलेगा। ये किसके आधार पर चलेगा? इस्लाम धर्म के आधार पर चलेगा। अब बेटा आप जानते हैं कि इस्लाम को फॉलो करने के पिलर कितने होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, इस्लाम को फॉलो करने के 5 स्तंभ होते हैं। कितने? 5 पिलर्स होते हैं, ठीक है ना, 5 स्तंभ होते हैं। इस्लाम में बेटा अरबी भाषा में भगवान को खुदा बोला जाता है, और फारसी भाषा में खुदा बोला जाता है, और अरबी भाषा में अल्लाह बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे ये डिफाइन करेंगे कि ये व्यक्ति मुसलमान है और ये व्यक्ति मुसलमान नहीं है, ये डिफाइन कैसे होगा? देखिएगा, सबसे पहला पिलर है, एक सच्चा मुसलमान कलमा पर बिलीव करेगा। किस पर बच्चा? कलमा पर बिलीव करेगा। और जो कलमा पर बिलीव नहीं करेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा काफिर। उसको क्या कहा जाएगा? काफिर कहा जाएगा। अब बेटा कलमा क्या होता है? कलमा जो है वो कुरान में कुछ पवित्र शब्द होते हैं, कुरान में कुछ पवित्र शब्द होते हैं, ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलल्लाह, ठीक है ना। तो ये कुछ पवित्र शब्द हैं कुरान में। एक सच्चा मुसलमान इस पर बिलीव करता है, और जो गैर मुसलमान होता है, नॉन मुस्लिम होता है, जिसको बोला जाता है काफिर, वो इन पर विश्वास नहीं करता है। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे हिंदुस्तान में तो सब के सब काफिर थे, है ना। हमारे हिंदुस्तान में तो बच्चा सब के सब कौन थे? काफिर थे भैया, क्योंकि ये तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि आगे चल के महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी भारत में आएगा, और ये भारत के लोगों का नाश करेगा, हत्या करेगा, इसलिए इसको गाजी कहा जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, काफिरों का नाश करने वाला क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है। सेकंड पिलर है, एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीना में बेटा क्या करेगा? रोजा रखेगा। क्या रखेगा? रोजा, यानी कि फास्टिंग करेगा, ठीक है ना। तीसरा पिलर है, एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा, और शुक्रवार वाले दिन, यानी कि जिस दिन फ्राइडे होगा उस दिन बेटा अपने जो घर के नजदीक मस्जिद होगी, मॉस्क्यू होगा, तो वहां पर जाकर के लाउड स्पीकर की जब आवाज लगती है तो वहां पर जाकर के वो नमाज अदा करता है। उसको क्या कहा जाता है? अजान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बच्चा? अजान कहा जाता है, ठीक है ना। और फोर्थ पिलर होगा, एक सच्चा मुसलमान अपनी जो भी आमदनी करेगा तो उससे क्या करेगा बेटा?
दान करेगा, यानी कि जिसको बोला जाता है ज़कात। अपनी कमाई का 1/40% यानी कि दान देता है। अगर आपने अपने राइट हैंड से दान दिया है और आपकी लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, तो इसका मतलब है कि वो आपने ज़कात, यानी कि ज़कात का यानी कि दिखावा, चंदा नहीं होता, चंदा तो पता चल जाता है ना। अगर बात करेंगे बेटा, पांचवा जो पिलर होगा वो होगा एक सच्चा मुसलमान कहाँ जाएगा? हज यात्रा पर, यानी कि अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के हज यात्रा पर एक सच्चा मुसलमान जाता है। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया के ही दो पवित्र शहर हैं, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना जो शहर हैं बच्चा, वो कहाँ पे हैं आपके? वो आपके हैं सऊदी अरब में, ठीक है ना। तो अब आप मेरी बात को यहां से इतना सा समझ लीजिए कि अगर ये पांचों स्तंभ कोई व्यक्ति फॉलो कर लेगा, उसको सच्चा मुसलमान कहा जाएगा, अदरवाइज वो क्या कहा जाएगा? काफिर। अदरवाइज उसको क्या कहा जाएगा? काफिर कहा जाएगा। यस और नो? बताइए, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? चलिए, अब हम बात करेंगे, जैसे देखिए अगर कोई बच्चे कह रहे होंगे हज यात्रा मक्का और मदीना ही जा सकते हैं, बिल्कुल बेटा, वो आप मक्का और मदीना ही जा सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, इसी तरीके से मुसलमान व्यक्ति मक्का और मदीना जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप मेरी बात को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ भी चुके होंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या कमेंट है भाई आप लोगों के, बहुत ही शानदार। सभी लोग देखिए भाई, सेशन को शेयर वेयर करते रहिए, है ना। अगर शेयर कर लोगे, लाइक कर दोगे सेशन को, तो आपको पता है कि हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। और जब आप लाइक कर देंगे तो 2 लाख मिलेंगे, शेयर कर दोगे तो 5 लाख। अब हम और आप मिलके इसको बांट लेंगे, हम और आप इसको मिलकर के बांट लेंगे, है ना। अब समझो कितनी मुझे फायदा हो रही है तुम्हारे लाइक करने से और शेयर करने से। तो आप चाहते हो कि अगर मुझे फायदा हो तो कर लो ये काम, है ना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि बेटा इस्लाम धर्म का फाउंडर कौन है, यानी कि यहां पर हम समझेंगे इस्लाम धर्म का संस्थापक, फाउंडर कौन है। तो आप लोग जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं मोहम्मद हजरत साहब। कौन है बच्चा? मोहम्मद हजरत साहब, ठीक है ना। अब मोहम्मद हजरत साहब, आप जानते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ है 570 एडी इन मक्का। कहाँ पे? मक्का। मैंने आपको बताया है कि पवित्र शहर है मक्का, कहाँ का? सऊदी अरेबिया का, ठीक है ना। तो मक्का में इनका जन्म हुआ है 570 एडी में। लेकिन ये बचपन से ही मेडिटेशन किया करते थे, यानी कि ध्यान लगाया करते थे। और जब ये ध्यान लगाते थे तो वो जगह कौन सी थी, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान लगाना, इनका बेटा जो मोहम्मद हजरत साहब थे, ये जो ध्यान लगाते थे हीरा केव यानी कि हीरा गुफा में ये ध्यान लगाया करते थे, ठीक है ना। हीरा गुफा में ये मेडिटेशन किया करते थे। और एक बार ये बहुत लंबे समय के बाद इस गुफा से जब बाहर निकले, तो इनके हाथ में लोगों ने एक पुस्तक देखी। सभी लोग ध्यान रखना बेटा, जो इनके हाथ में जब ये लंबे समय के बाद बाहर निकले, तो इनके हाथ में लोगों ने देखी कुरान नामक पुस्तक, ठीक है ना। अब जब इनके हाथ में भैया कुरान देखी, तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है भाई साहब, बताइए तो जरा। तो इन्होंने बताया कि अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह का ही एक दूत, अल्लाह का एक रसूल, अल्लाह का एक जिम्मेदार व्यक्ति आया था, और उसने हमसे ये बोला कि आप लीजिए ये किताब, और आप अल्लाह के इस धरती पर आखिरी मैसेंजर हैं।
आखिरी अल्लाह की तरफ से बताने वाले इंसान हैं। और आप एक काम करिए, आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करिए, ठीक है ना। और दुनिया भर में इन्होंने वही काम किया, प्रचार प्रसार करना बेटा प्रारंभ कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये जो बेटा डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 610 एडी। 610 एडी में इनको क्या हुआ है, एलाइटमेंट हुआ है, यानी कि बच्चा महाज्ञान की प्राप्ति, है ना। इनको महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई है 610 एडी, ठीक है ना। अब 610 एडी में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई, बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं इस्लाम धर्म की, अब बेटा ऑप्शन में क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 570 एडी, ऑप्शन बी होगा आपका 615 एडी, ऑप्शन सी होगा आपका 712 एडी, और बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 610 एडी। बताइए फटाफट से आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा आपका पेपर में आया हुआ है, बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। बल्क में यानी कि कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में आंसर सही आया है। आपका जो आंसर है वो क्या है बेटा, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 610 एडी। 610 एडी क्यों है, क्योंकि इनको बेटा एलाइटमेंट हुआ था, महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो डेट है 61010। चलिए, तो ध्यान रखना यहां पर आप लोग, आपका आंसर तो 610 एडी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं 570 एडी में, क्योंकि इनका बर्थ जो है वही आप लोग आंसर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा किसी कारणवश अगर आपके दिमाग में ये आए तो ये आंसर कभी मत करिएगा, आंसर आप 610 एडी करिए, ठीक है ना। इतनी बात आप मेरी समझ चुके हैं। तो अब जो है ये हीरा केव में जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अब इन्होंने क्या किया बेटा, अब इन्होंने दुनिया भर में प्रचार प्रसार करना यानी कि शुरू कर दिया, ठीक है ना। पेज ही बदल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट पेज चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अब इन्होंने जब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया तो बेटा आप जानते हैं कि रहने के लिए इनके लिए स्थान जो था वो कहाँ था, मक्का। लेकिन अब मक्का में इनको इतना परेशान कर दिया गया लोगों के द्वारा, अब ये मक्का से छोड़ करके मजबूर हो गए, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इनकी इनसिक्योरिटी बनने लगी, किसके लिए, यहूदियों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि इस्लाम जो शाखा है वो कहाँ की है। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं इस्लाम,
तो बेटा ये इस्लाम जो है वो आया कहां से है, तो ध्यान रखना इस्लाम जो है वो कहां से आया है। देखिए इस्लाम जो आया है बेटा वो आया है यहूदी धर्म से। कहां से? यहूदी धर्म से, यानी कि जुडाइज्म से। और यहूदी धर्म की एक और शाखा है ईसाई धर्म, ठीक है ना। यानी कि जो जुडाइज्म है वो क्रिश्चियंस और इस्लाम, इसके दो ब्रांचेस हैं, दो शाखाएं हैं, ठीक है ना। तो अब वहां पर जब इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया तो जुडाइज्म और ईसाइयों को क्या होने लगी? प्रॉब्लम होने लगी, इनसिक्योरिटी होने लगी, ठीक है ना। बात क्लियर है? यस और नो? जब इनको प्रॉब्लम हुई तो ये मक्का छोड़ करके कहां चले गए बच्चा? मदीना चले गए। इन्होंने मक्का को छोड़ दिया और ये टाइम है बेटा 622 एडी, यानी कि 622 एडी में ये मक्का छोड़ करके कहां चले गए? मदीना, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन बना कि बताइए मोहम्मद हजरत साहब के मक्का से मदीना जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है? आप लोग एक बार कमेंट सेशन में बताइएगा। आप लोग एक बार बेटा कमेंट सेशन में बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेटा मक्का से छोड़ करके जो मदीना गए, इस यात्रा को क्या कहा गया? इसको कहा गया बेटा हिजारत। क्या कहा गया? हिजारत कहा गया। आप जानते हैं इसी हिजारत से निकला है आपका हिजरी संवत, ठीक है ना। अब आप जानते हैं इसी हिजरी संवत से आपका निकला है क्या? इसी हिजरी संवत से बच्चा निकला है आपका इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है ना। इससे क्या निकला है बच्चा? इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है ना, हिजरी संवत से। आप जानते हैं कि आपका जो हिंदू कैलेंडर है ये आपके कैसे चलता है? विक्रम संवत और शक संवत से चलता है। अगर मैं आपसे बात करूंगा विक्रम संवत, तो आप जानते हैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने नाम से चलाया था विक्रमादित्य। और जो आपका शक संवत है वो कुषाण वंश का शासक कनिष्क शकों को हरा करके कश्मीर में सिंहासन पर बैठा, तो आप जानते हैं कि उसने चलाया था शक संवत, यानी कि जहां से आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। बात क्लियर है? तो आप शक संवत और विक्रम संवत जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, बाकी हमारा ग्रोगोरियन कैलेंडर है ना। चलिए अब हम अभी तो यहां पर बात कर रहे हैं मक्का से, अभी ये फाइनली पहुंच गए कहां पर? अब ये बच्चा पहुंच गए हैं मदीना में, ठीक है ना। अब इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया कहां? मदीना में, ठीक है ना। चलिए अब बेटा ध्यान रखना मदीना में जाकर के 632 एडी में इनकी क्या हो गई? 632 एडी में इनकी हो गई डेथ, मृत्यु। अब ये मरे कहां पे? मदीना में। अब बताइए जब ये मदीना में मरे तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भाई मोहम्मद हजरत साहब का इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? तो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए इनके सक्रिय दामाद और इनके शिष्य भी थे जिनका नाम था अली। यानी कि अब जो सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है उत्तराधिकार का, यानी कि सक्सेसर का, उत्तराधिकारी को। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि बताइए मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है बच्चा? तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। अब बेटा पहला खलीफा बनना किसको था? पहला खलीफा बनना था इनके दामाद और इनके शिष्य अली को, ठीक है ना। किसको बनना था बेटा? इनके दामाद और इनके शिष्य अली को पहला खलीफा बनना था, ठीक है ना। पहला खलीफा बनना है किसको? अली को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इस्लाम धर्म में डिस्प्यूट हो गया, यानी कि विद्रोह हो गया।
लोगों ने कहा नहीं भाई, हम जो है अपना पहला खलीफा अली को नहीं मानेंगे, हम अपना पहला खलीफा अली को नहीं मानेंगे, हम अपना पहला खलीफा मानेंगे किसको? अबू बकर को। ठीक है ना। दूसरा खलीफा मानेंगे हम उस्मान को, और तीसरा खलीफा मानेंगे उस्ताद को, और चौथा खलीफा मानेंगे अली को। ठीक है ना। यानी कि पहले की जगह अब ये आ गए कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। अब ये बात कुछ को हजम हुई और कुछ को नहीं हुई। अब जिनको नहीं हुई उनको तो इनसिक्योरिटी होनी ही थी। अब बेटा सभी लोग जानते हैं कि 20% यानी कि 15 से 20% मुसलमान ऐसे थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, हम अपना पहला खलीफा इन्हीं को मानेंगे। और लगभग 80% मुसलमान जो थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, हम अपना पहला खलीफा इनको मानेंगे, तो चौथा खलीफा अली को मानेंगे। लेकिन ये बात बनी ही नहीं, ये अलग अलग हो गए। यानी कि भाई आप मान लीजिए एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भाजपा है ना। अब आप जानते हैं कि समर्थक दोनों के हमेशा जो सपोर्टर होते हैं, पार्टी एक हो सकती है लेकिन सपोर्टर एक कभी नहीं होते, है ना। बात क्लियर है। अब यहां पर बच्चा क्या हुआ, यहां पर जब विद्रोह हो गया तो ये जो 20% थे और 80%, ये तो कहलाए आपके सुन्नी मुसलमान, ये कहलाए सुन्नी, ये कहलाए सॉरी सिया मुसलमान। ये बेटा क्या कहलाए? ये आपके कहलाए सिया डायनेस्टी, और ये कहलाए सुन्नी मुसलमान। ठीक है ना। अब आप यहां पर एक चीज समझ गए होंगे कि आपको जो माइनर डिफरेंस दिखा, क्यों दिखा, यानी कि को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि सिया और सुन्नियों में जो माइनर डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो आखिरकार उत्तराधिकार की लड़ाई के वजह से हुआ। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है अगला खलीफा बनना है किसको? अगला खलीफा बनना था अली के पुत्र हुसैन को, यानी कि 5वां खलीफा जो बनना है वो बनना था हुसैन को। ठीक है ना। अब यानी कि यहाँ पर तो दो कम्युनिटी में डिवाइड हो गए, यानी कि यहाँ पर एक तो सिया हो गए आपके पास, और बेटा आपके पास इधर सुन्नी डायनेस्टी के हो गए। अब 5वां खलीफा हुसैन को बनना है, लेकिन अब जो है बेटा एक वहां पर करबला में एक अब्बासी शासक शासन कर रहा था, वो भी चाहता था क्या? वो भी बनना चाहता था खलीफा। अब उसने सियाओं के पास संदेश भिजवाया और कहा कि हुसैन को मेरे पास भेज दीजिए, हुसैन से हमें वार्ता करनी है। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, जब सियाओं ने संदेश भिजवाया हुसैन के पास, तो हुसैन वहां पर चला गया मिलने, कहां पर? करबला। तो वहीं पर हुआ बेटा बैटल ऑफ करबला। जो ये बैटल ऑफ करबला हुआ, इसमें बेटा हुसैन की हत्या कर दी गई। और जब हुसैन की हत्या हुई तो बेटा ध्यान रखना, इसी के शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया बच्चा क्या? मुहर्रम। ठीक है ना। आप याद रखना, मुहर्रम जो है बेटा कोई भी पावन पर्व नहीं है, मुहर्रम एक जो है क्या है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर है? यस और नो बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, क्या बात है भाई, अल्टीमेट। आप लोग बेटा लगे रहो। आपका जो मुख्य काम है वो ये है कि आप क्लास को शेयर करें, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी करना चाहते हैं। उनको बता दो कि क्लास बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट सर ने स्टार्ट कर दी है। ये बेटा एक डेमो के रूप में क्लास मान लीजिए,
या आप ये मान लीजिए कि आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होंगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पेड बैच में क्लासेस तो मिल ही रही हैं, लेकिन थ्योरी आपको यूट्यूब पर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर भी अगर थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक एक बच्चा अपने हर एक ग्रुप में 10-10 बच्चों को शेयर करो, तो कम से कम यहां पर 100 बच्चे लाइव दिख सकते हैं। यस और नो बताइए। यस, यस करिए सभी लोग, एक बार कमेंट में यस करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास में इसमें कम से कम 100 बच्चे लाइव आए, तो एक बार यस करिएगा। आपके एक बार शेयर करने से हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे बेटा, वो हम लोग मिल बांट के हम आपको उसमें से आधे दे देंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके शेयर करने से कितना फायदा होगा, है ना। अरे क्या बताएं बेटा, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि क्लास को भाई कम से कम सर इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आज आदरणीय राजीव सर ने 10 घंटे लगातार क्लास ली, विकास सर ने, राम सर ने। टीम का उत्साह जुनून बेटा आपसे होता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप भी क्लास को उसी उत्साह के साथ पढ़ें और उसी उत्साह के साथ अपने और भी दोस्तों को लाइव जोड़ें। अब बेटा यहां पर दो कम्युनिटी आपको मिल गई, यानी कि अब इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, आपको पता चल गया। लेकिन बेटा अब यहां पर लगभग ये बात है 6th सेंचुरी की, ये बात है बेटा 6 शताब्दी की, यानी कि 6वीं शताब्दी की, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद बेटा 200 से 300 वर्षों के बाद, 250 से 300 वर्ष मान लीजिए, यानी कि 9वीं शताब्दी में भारत में एक नए धर्म की स्थापना होगी जिसको आप बोलेंगे सूफी, सूफी धर्म, सूफिज्म, ठीक है ना। यानी कि 300 वर्षों के बाद भारत में आए सूफी संत, और उन्होंने कहा कि न तो हम शियाओं को मानेंगे ना ही हम सुन्नियों को मानेंगे, हम तो केवल अल्लाह को मानेंगे। क्योंकि ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कट्टर दुश्मन, ये तो कट्टर दुश्मन हो गए। क्योंकि ये न तो शिया सुन्नियों की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, और बेटा सुन्नी शियाओं की शक्ल देखना नहीं चाहते थे। इसलिए अब सूफी संताए इन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, उसके जैसा इस संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो हम न तो हम सुन्नियों को मानेंगे न ही हम शियाओं को मानेंगे, हम उस अल्लाह को अपना महबूब मानकर, अपना लवर मानकर उससे मोहब्बत करेंगे, इबादत करेंगे। और वो इबादत करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है बच्चा क्या, सूफी संगीत। क्या, सूफी संगीत। यानी कि इन्होंने कहा कि आप जब भी आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान लगाना है, तो आप सूफी संगीत सुनिए। जब भी आप किसी दरगाह पर, पीर मजार पर, गुरुद्वारे में जब भी आप जाते हैं, तो वहां पर आपको एक स्लो मोशन में म्यूजिक बजता हुआ दिखाई देता है। तो वो म्यूजिक क्यों बजता है बताइए। वो आपको इसलिए नहीं बज रहा होता है कि आप जाएंगे तो आपको इंटरटेनमेंट यानी कि मजा आएगा। मजा आने के लिए तो बेटा सपना चौधरी के गाना सुनो, तो वहां पर आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, तो उसके लिए सूफी म्यूजिक यानी कि स्लो मोशन में ये म्यूजिक बजता रहता है। बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट करके एक बार आप बताइएगा कि आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो फिर मैं आगे की कहानी शुरू करूंगा आपके साथ। तो आपने बेटा यहां तक समझा कि भारत में अब आपके पास 3 कम्युनिटी आ जाएंगी इस्लाम धर्म के अंतर्गत, शिया, सुन्नी और सूफी। अब मैं यहां पर आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले आएंगे सुन्नी, उसके बाद में आएंगे सैयद डायनेस्टी। जब आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आ जाएंगे शिया डायनेस्टी के लोग। और बेटा जब आप पढ़ रहे होंगे मोहम्मद गोरी,
तो मोहम्मद गोरी जब भारत में तराइन का द्वितीय युद्ध जीतेगा, उसी समय 1293 में बेटा भारत में नहीं बल्कि आपके अजमेर में एक प्रसिद्ध सूफी संत की एंट्री होगी, जिसका नाम होगा, आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो किस प्रसिद्ध सूफी संत के कब्र पर बनी हुई है, तो आप लोग जानते हैं अजमेर शरीफ, है ना। तो अजमेर शरीफ जो दरगाह है, तो इसी तरीके से भारत में सूफी संत लगातार आते रहेंगे। तो आपको जब शिया और सुन्नी पढ़ने हैं, उन्हीं के बीच में सूफी संतों को भी पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये आए कहां से, बीच में कहां से इन्होंने अपनी टांग अड़ा दी। मैं आपको वहां पर बता रहा हूंगा कि बेटा सूफी, शिया और सुन्नी, तब आप कहोगे अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं, कहां से आप पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि हमें कौन कहां से हमारे लिए व्यक्ति आया, ठीक है ना। इतना अगर आपने समझ लिया है बेटा, तो आप एक बार यस करिए और क्लास को शेयर करिए। ये था बेटा राइज ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का उदय। ये बेटा क्या था, राइज ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम का उदय, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत पर अरबों का आक्रमण, क्योंकि अब हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब हमें बेटा क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है ना। देखिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण यानी कि भारत पर मुसलमान आक्रमण करेंगे सबसे पहले, कहां से, अरब कंट्री से। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, जो सबसे पहला व्यक्ति भारत में आएगा आक्रमण करने, उस व्यक्ति का बच्चा नाम होगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे, और अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री करेगा, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 712 से लेकर के 714 तक, ठीक है ना। यानी कि 712 से 714 तक का जो ड्यूरेशन है, वो किसका है बच्चा, मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें थोड़ा सा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, वो आखिरकार आया कहां से था। वो बेटा आखिरकार आया कहां से था, है ना। एक बार आप बताइएगा कमेंट करके कि मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था। तो सभी लोग जानते हैं कि ये बेटा कहां से आया था, अरब से आया था। कहां से आया था, अरब से, ठीक है ना। उस समय बेटा भारत में क्या चल रहा था, ये आप एक बार समझ लीजिएगा। अगर आपने ये समझ लिया कि उस समय हमारे भारत में कहा क्या चल रहा था, तो आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि जब भी भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, तो उस समय भारत में केवल हमारे पास एक ही जगह है, सिंध, जहां पर भारत में एंट्री की जा सकती है। और बेटा उस समय सिंध की जो राजधानी थी, कैपिटल, तो सभी लोग ध्यान रखना बेटा, ये जो राजधानी है वो थी देवल, ठीक है ना। और बेटा देवल, उस समय जो सिंध का शासक था वो कौन था, सभी लोग जानते होंगे, दाहिर, ठीक है ना। और दाहिर बेटा ये किस वंश का था, ये बेटा ब्राह्मण वंश का था। ये किस वंश का था, ये बेटा ब्राह्मण डायनेस्टी का था, ठीक है ना। अब ब्राह्मण वंश का शासक दाहिर कहाँ शासन कर रहा है, सिंध में। और देवल जो है बेटा आप लोग जानते हैं, एक ये पोर्ट भी था, यानी कि ये क्या था, बंदरगाह भी था, ठीक है ना। अब ये एक बंदरगाह भी है। अब उस समय बगदाद में अगर मैं बात करूं, जो पोस्ट खलीफा की थी वो कहां पहुंच चुकी थी बच्चा,
जो खलीफा की पोस्ट थी वो कहां पहुंच चुकी थी? आपके बगदाद में। अब याद रखना कि यहां पर अरब में शासन कर रहा है अल हज्जाज। कौन कर रहा है बच्चा? अल हज्जाज, ठीक है ना। आपके सिंध में शासन कौन कर रहा है? दाहिर। और बेटा बगदाद में शासन कर रहे हैं कौन? खलीफा। अब अल हज्जाज के पानी के व्यापारिक जहाज जब इस बंदरगाह से होकर के कहां जा रहे थे? बगदाद जा रहे थे। कहां जा रहे थे बच्चा? ये जब बगदाद जा रहे थे तो इस बंदरगाह पर दाहिर के सैनिकों ने क्रॉस अटैक किया और इन शिप्स को लूट लिया। ये जो शिप्स थे यानी कि जो जहाज थे, पानी के व्यापारिक जहाजों को लूट लिया मोहम्मद बिन दाहिर के सैनिकों ने, ठीक है ना। अब दाहिर के सैनिकों ने जब इनको लूटा तो आर्थिक नुकसान हुआ किसका? अल हज्जाज का। और बेटा बगदाद के खलीफाओं का अल्टीमेटली नुकसान हुआ। इस बात से बेहद नाराज हुए कौन? बगदाद के खलीफा। और इन्होंने फरमान भिजवाया किसके पास? अल हज्जाज के पास। और कहा कि जाकर के आप दाहिर से बोलिए कि भाई साहब आप हमारे जो नुकसान करवाए हैं उसकी आप भरपाई कर दीजिए। लेकिन इस भरपाई करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया किसने? आप लोग जानते हैं, दाहिर ने, ठीक है ना। तो बेटा अब जो है अल हज्जाज का कमांडर इन चीफ ये जो मोहम्मद बिन है कासिम, ये कौन था? सेनापति, ठीक है ना। कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हज्जाज ने आदेश दिया, मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जाकर के बेटा, यानी कि ये 17 वर्षीय बालक मोहम्मद बिन कासिम आया कहां पे? सिंध में। और इसने बेटा सिंध पर अटैक किया और सिंध को चारों तरफ से घेरा और आकर के दाहिर की हत्या कर दी। और जब इसने दाहिर की हत्या की तो इसकी बच्चा 2 पुत्रियां थीं। 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था निर्मला देवी। इनको बेटा अगवा करके इसने भेज दिया कहां? अल हज्जाज के पास, क्योंकि इसके भी 2 पुत्र थे, ठीक है ना। अब फाइनली अगर बात करेंगे तो सिंध पर शासन हुआ किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही सिंध पर कब्जा किया तो इसने सिंध के लोगों से बोला, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान शासक, ठीक है ना बच्चा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन है? आपका मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है बेटा इससे जो बनेगा वो ये बनेगा कि इसने जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और किस पर किया? ब्राह्मण वंश के शासक दाहिर पर। जब इसने आक्रमण किया तो आप लोग जानते हैं कि इसने सिंध को अपने हाथों में ले लिया। तो लोगों से बोला कि आपके पास भाई साहब 2 विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? आपके पास 2 विकल्प हैं। आप या तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, अदरवाइज आपको एक टैक्स पे करना होगा। आप जानते हैं उस टैक्स का नाम बेटा क्या है? जजिया कर। बोला कि आपको जजिया कर देना होगा। ये बेटा एक धार्मिक कर होता है। क्या होता है? ये एक धार्मिक यानी कि रिलीजियन टैक्स है, ठीक है ना। अपने कमाई का 1/70% आपको देना पड़ेगा किसको? मोहम्मद बिन कासिम। ये इसने आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में बताइए जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो आपका मोहम्मद बिन कासिम।
लेकिन इसने जजिया कर नहीं लगाया था किस पर? तो बेटा ध्यान रखना, इसने नहीं लगाया था आपके ब्राह्मण पर, विडोज पर यानी कि विधवाओं पर, और बेटा डिसेबल्स यानी कि विकलांगों पर। ठीक है ना? यानी कि ब्राह्मण्स, विडोज और डिसेबल्स, इन पर ये टैक्स नहीं लगाया था, बाकी सब पे लगा दिया था। ठीक है ना? यस और नो? एक बार आप इस बात को बेटा समझ लेना, इस बात को आपको समझ लेना है कि एक एक पॉइंट ही आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में। समझ गए मेरी बात? अगर आपने एक एक पॉइंट को नोट कर लिया ना, तो आपका एक भी सवाल आपसे दूर नहीं होगा। यस और नो? बताइए एक बार कमेंट करके कि मैं आपको डायरेक्ट सवाल पढ़ा रहा हूं थ्योरी के माध्यम से। आज की जो मेरी क्लास है, ये क्लास नहीं, ये बेटा क्वेश्चन ही मान लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं कि मैं आपको थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट भी कवर करवा रहा हूं और आपको मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, है ना? तो अब आप कब, सबसे पहला धर्म क्या है कि क्लास को शेयर करना। चलिए आगे चलिए। अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में यानी कि भारत में सर्वप्रथम अरबी घोड़े यानी कि अरेबियंस हॉर्सेस लेकर के कौन आया है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में बेटा सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने वाला, स्वर्ण सिक्के यानी कि बेटा गोल्डन कॉइन्स चलाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जिसने किस नाम से चलाए थे? दिरहम। किस नाम से चलाए थे बच्चा? दिरहम। और दिरहम आज भी करेंसी है कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यूएई। ये बेटा आज भी करेंसी है कहाँ की? यूएई की। ठीक है ना? वर्तमान में। तो ध्यान रखना, स्वर्ण सिक्के चलाए। अगला पॉइंट जो बनेगा, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खजूर की खेती सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा की गई? और खजूर की खेती बेटा मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। और सबसे पहले भारत में कहां पे हुई है? तो सभी लोग जानते हैं सिंध में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा खजूर की खेती किस जगह पर की गई थी? तो बेटा आपका आंसर, क्योंकि ये कब्जा कहां पे किया था? सिंध में। ठीक है ना? अगला जो क्वेश्चन होगा वो इससे ये होगा कि बताइए ऊंट पालन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है बच्चा? तो ऊंट पालन की शुरुआत भी सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने की। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि बेटा इसने मानसून शब्द की भारत में सर्वप्रथम उच्चारण किया। यानी कि जो आपका मानसून शब्द है, ये एक अरबिक वर्ड है। ये क्या है बेटा? एक अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है। जैसे आप कहते हैं ना कि सर मानसून आया नहीं, या मानसून आने वाला है, या मानसून चला गया। तो मानसून शब्द की शुरुआत बेटा किसके द्वारा की गई है? आप लोग ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो आप वहां पर क्या देखते हैं बच्चा? एटलस यानी कि मानचित्रावली। आप क्या देखते हैं? मानचित्रावली। एटलस का प्रयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बने कि बताइए एटलस का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो बेटा एटलस का प्रयोग भी सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना? और बेटा अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा वो आपसे ये बनेगा, इसने दो अरबी भाषा में हमारी पुस्तकें ट्रांसलेट करवाई थी, है ना? दो बेटा इसने पुस्तकों को क्या करवाया था? ट्रांसलेट करवाया था। यानी कि दो पुस्तकों को अनुवाद करवाया। किसमें अनुवाद करवाया था बच्चा? अरबी भाषा में। किसमें बच्चा? अरबी भाषा में। तो बेटा अरबी भाषा में कौन कौन सी?
सबसे पहली है आपकी चरक संहिता, है ना, और दूसरी हो जाएगी बच्चा आपकी पंचतंत्र, ठीक है ना, पंचतंत्र। बात क्लियर है? तो बेटा चरक संहिता का इसने नाम तो चरक संहिता ही रखा था। ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? चरक के द्वारा लिखी गई है। और ये किस विषय से संबंधित है? ये बेटा आपके चिकित्सा से संबंधित है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 के क्वेश्चन में पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था कि बताइए चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, ठीक है ना। तो बेटा ये किस विषय से संबंधित है? ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है। अगर मैं आपसे बात करूं पंचतंत्र जो है वो आपकी बेटा किसने लिखी है? ये गुप्त काल में लिखी है। किसने? गुप्ता काल में ये लिखी गई है। ये लिखी है किसने? विष्णु शर्मा ने। ये किसने लिखी है बच्चा? ये लिखी है विष्णु शर्मा ने, ठीक है ना। ये बेटा ये जो लिखी गई है ये आपके 1st सेंचुरी में यानी कि कुषाण वंश में ये लिखी गई थी। ये चरक संहिता पहले कब लिखी गई है बच्चा? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में जो चरक था ना, ये एक कौन था बेटा? वैद्य था, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ये एक चिकित्सक हुआ करता था। अब पंचतंत्र आप जानते हैं ये बेटा विश्व के सबसे फेमस पुस्तक बाइबल के बाद यानी कि इसका दूसरा नंबर आता है। ये सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पुस्तक है पंचतंत्र। बात क्लियर है? तो बेटा पंचतंत्र को इसने किस नाम से ट्रांसलेट करवाया था ये आपको बहुत याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार ये तो पूछ लिया है 2022 के पेपर में कि बताइए पंचतंत्र पुस्तक को किसने लिखा था। तो बेटा ये लिखी तो थी विष्णु शर्मा ने गुप्ता काल में, लेकिन इसका नाम क्या बदलवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने? इसका नाम बदल दिया था कालीला बादिमना। किस नाम से बच्चा? कालीला बादिमना, ठीक है ना। चरक संहिता का नाम नहीं बदला था, तो ये आपको याद रखना चरक संहिता का नाम बेटा चरक संहिता ही था। यस और नो? तो अब जो है बेटा ध्यान रखना ये सब काम किसके शासनकाल में होंगे? मोहम्मद बिन कासिम के। मेरी बात को आपने समझ लिया? मोहम्मद बिन कासिम से ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, चाहे आप कोई सा भी पेपर देने बैठ जाना। अब जो ये बेटा यहाँ पर इसने इन दो पुत्रियों को भेजा था, कहां पर? इनको भेजा था जो सूर्य देवी और निर्मला देवी को। इन्होंने जाकर के बगावत कर दी। इन्होंने जाकर के बगावत कर दी किससे? अल हज्जाज से। इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम आपके साथ गलत कर रहा है। वो हमारी रूबरू इज्जत तो हिंदुस्तान में ही लूट चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फॉर्मेलिटीज कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। इसलिए आप मोहम्मद बिन कासिम पर ब्लेम मत करिए और उसको आप फांसी की सजा दे दीजिए, उसको आप मृत्यु दंड दे दीजिए। तो बेटा इस बात से बेहद नाराज हुआ अल हज्जाज, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो हमारी रूबरू इज्जत तो हिंदुस्तान में ही लूट चुका है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास मुझे भेजा है। तो अल हज्जाज ने, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और वहां पर कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, जिसके वजह से मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई या फांसी की सजा हो गई। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम गया ही नहीं अरब और उसने अपना सर कटवा करके भिजवा दिया था अल हज्जाज के चरणों में और अपनी वफादारी का प्रमाण देने के लिए उसने स्वयं अपनी आत्महत्या करी। बात क्लियर है? तो मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो यही लगभग होंगे। आप लोग इनको पॉइंट्स को सभी को एक बार दोबारा से कभी रिवाइज कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर एक बार देखिएगा तो आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों बड़े प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। और बेटा आप अगर यूपी टेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पर रेफरल कोड लाइव गुरु ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं ये बेटा आपका यूपी टेट का जो बैच है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बैच है ना। आज इसकी लास्ट डेट है यूपी टेट 2023 के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं आज 25% का लास्ट 12 बजे तक है और आप लोग जानते हैं कि 12 कुछ ही समय में बजने वाले भी हैं। इसलिए आप अगर 25% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप
रेफरल कोड लाइव गुरु, जो हमारे पूरे टीम का ये कोड है, इसको आप यूज करके वहां पर जो फीस आपको 1499 अभी दिख रही होगी, वो फीस आपके समथिंग डिस्काउंट करके 25% 1125 रुपए के करीब हो जाएगी। तो आप लोग इस बैच से जुड़िएगा और आप लोग अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, अगर आपको यूपी टेट में बच्चा 130 से 140 नंबर के बीच में स्कोर करना है, तभी आप जानते हैं कि आपकी सुपर टेट जैसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? श्योर। ठीक है ना? तो आप अपने आप को अगर 2023 में बच्चा गवर्नमेंट टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप अपने आप को गवर्नमेंट टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, तो बेटा ये आप बैच से जुड़िए और आप वहां पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए। मैं आपको ये प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस बैच से जुड़ करके सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेकर के अपने आप को अभी से तैयार कर लिया, तो आने वाले समय में विजय पताका आपके हाथ में होगी। आप ही विजय प्राप्त करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सब्बा खैर, टू टेक केयर योरसेल्फ। आप लोग इस सेशन से जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक और बस छोटी सी न्यूज, कल सीटेट की मैराथन है बेटा, 12 घंटे की सीटेट जुलाई जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये सीटेट जुलाई का जो एग्जाम होगा 2023 में, जो आपको पता है प्रस्तावित हो चुका है, तो इसके लिए आपकी महा मैराथन क्लास आपके लिए लगातार 12 घंटे, ठीक है ना बेटा, लगातार ये क्लास 12 घंटे होगी, जिसमें आपको सीटेट कंप्लीट करके, अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा बेटा शिक्षण के साथ, यानी कि पूरा कंप्लीट इसमें शिक्षण शामिल होगा। तो अगर आप सीटेट में भी 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी आचार्य टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी आचार्य चैनल पर जुड़े रहिए। आपको सीटेट में विजय दिलाएंगे, आपको यूपी टेट में भी 130 से 40 नंबर दिलाएंगे, आपको फाइनल सिलेक्शन सुपर टेट में दिलाएंगे। ठीक है ना? ये प्रॉमिस रहा है मेरा, ये वादा है आपसे। आप लोग अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।